नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई है। यहां तक कि सियासत के दो मुख्य किरदार हैं यहां पर, बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव, जो इन दिनों जुबानी नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। एक और अखिलेश यादव मायावती की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर मायावती ने उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली है। दरअसल अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद का उनका भरोसा कौन दिलाएगा कि वो बाद में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगी। इसी को लेकर मायावती ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अनर्गल तंज कसने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और भी कई सारे ट्वीट उन्होंने किए और कई सारे आरोप भी लगाए। इसके साथ अब तो मायावती ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें सपा से जान का खतरा है। कई सारे ट्वीट किए और उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सपा से अपनी जान का खतरा बताया है और अपनी जान का दुश्मन बताया है और पार्टी ऑफिस बदलने की मांग की है, योगी सरकार से गुहार भी लगाई है। तो एक तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मायावती क्या चाहती है और आखिर वो करेंगी क्या। तो और दूसरा ये कि कल एबीपी पर एक सर्वे किया गया, देश के तमाम मुद्दों पर, तमाम जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, उस पर एक सर्वे किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, खेती समेत कई मुद्दे पर सवाल किया गया कि आखिर ये सब देश में कितने बड़े मुद्दे हैं और इस पर किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अभय दुबे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं यूपी की सियासत में, इंडिया गठबंधन तो चाहता है कि मायावती उनके साथ शामिल हो, लेकिन जो अखिलेश यादव है वो उनको लेकर श्योर नजर नहीं आ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो बयानबाजियां चल रही हैं, उसका कैसा असर देखने को मिलेगा? अभी जब आप इस कार्यक्रम की भूमिका पेश कर रही थी तो उस वक्त आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, नूरा कुश्ती। इसका सीधा मतलब होता है कि एक आपसी समझदारी के साथ में जो वाद विवाद होता है उसको कुश्ती, रेसलिंग की भाषा में नूरा कुश्ती बोलते हैं। तो क्या मतलब आपकी बात से ये अंदाजा लगाया सकता है कि क्या अखिलेश और मायावती जो बोल रहे हैं, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की छीछा लेकर कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनकी ये एक मिली-जुली समझदारी है कि पहले ऐसा किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये लगे कि इन लोगों के बीच में कोई गठबंधन नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल आखिरी समय में गठजोड़ कर लिया जाए ताकि भाजपा उस गठजोड़ को भरभंड न कर पाए, उस गठजोड़ को नाकाम नाकाम न कर पाए। अगर ये सीन है तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही वो लोग अकलमंदी से चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इस दर्जे की एक्टिंग मुमकिन है। कुछ न कुछ तो दोनों के बीच में विवाद भी है। अब सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई कड़ी चुनौती दी जानी है विपक्ष की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों के बीच में एक गठजोड़ होना आवश्यक है। अगर ये गठजोड़ नहीं होगा, अगर बसपा बाहर रहती है गठजोड़ से, केवल कांग्रेस में जयंत चौधरी में और अखिलेश में गठजोड़ हो जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा और शक्तिशाली सामाजिक जनाधार है। उस सामाजिक जनाधार का मुकाबला करने के लिए उतना ही बड़ा और शक्तिशाली सामाजिक जनाधार चाहिए। अगर नहीं होगा तो भाजपा बुरी तरीके से विपक्ष को पराजित कर देगी। अब आप देखिए क्या होता है, मायावती के पास जाटव वोट है मुख्य तौर पर, अखिलेश के पास मुख्य तौर पर यादव वोट हैं और कुछ और पिछड़े वर्गों के वोट भी उनके पास हो सकते हैं। कांग्रेस के पास अपना एक पारंपरिक वोट है जिसको आप मान सकते हैं कि वो 7 से 9% और 10% के बीच में लोकसभा चुनाव में रहता है। और जयंत चौधरी के पास में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के वोट हैं और इन सारे वोटों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये करीब 45 से लेकर 50% के बीच में एक बड़ा जनाधार बन जाता है। तब वो कांग्रेस के साथ में, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ में मुकाबला करने की स्थिति में पहुंचता है। अब प्रश्न ये है कि मायावती को इस गठजोड़ में कैसे लाया जाए। ये एक लाख टके का सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ही महत्व रखता है। खासतौर से अगर 2024 के चुनाव में कोई प्रतियोगिता करनी है, अगर प्रतियोगिता नहीं करनी है तो सब लोग अलग अलग लड़े, या कोई छोटा मोटा एक गठजोड़ हो जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसमें
जयंत चौधरी भी आ जाए, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ उत्तर प्रदेश में इन सब लोगों को सुपड़ा साफ कर देगी। यहीं पर मैं कांग्रेस की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। आपको ध्यान होगा 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में गठजोड़ हो रहा था, तो गठजोड़ होते होते बीच में उन लोगों में लड़ाई हो जाया करती थी और एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी हो जाया करती थी। उस वक्त राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। कांग्रेस की हैसियत आरजेडी और जेडीयू के मुकाबले बहुत छोटी थी। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के मुकाबले कांग्रेस की हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन वहां राहुल गांधी ने दोनों के बीच में एक जबरदस्त मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और उसकी वजह से दोनों में गठजोड़ हुआ 2015 में और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक रूप से उन्होंने पराजित कर दिया। ये बात सही है, एक बाद में उनका गठजोड़ नहीं चल पाया, लेकिन चुनाव में वो जीत गए थे बिल्कुल। और उसी वक्त स्थापित हो गया था कि अगर जेडीयू, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी के बीच में गठजोड़ हो तो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उन्हें परास्त नहीं कर सकती। आज का जो महागठबंधन है उसकी नींव उस जमाने में पड़ी थी और उस महागठबंधन को बनाने में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका थी। मैं ये कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसी प्रकार की भूमिका निभाने की जरूरत है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले जमाने की जो शान थी वो कहीं नहीं रह गई है। कांग्रेस बहुत सिकुड़ गई है, उसके पास ज्यादा 2 से लेके 5 तक सीटें मांगने और जीतने के अलावा उनके अंदर क्षमता नहीं बची है। लेकिन आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी और इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी होने के नाते उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये लोग अगर हस्तक्षेप करें और अखिलेश और मायावती को एक साथ लाने की कोशिश करें, दोनों को अपनी वाणी पर संयम रखने के लिए कहें, दोनों को समझाएं कि बिना आपस में साथ बैठे हुए तो लोकसभा चुनाव में उनका कल्याण नहीं है। तो मैं अभी भी मानता हूं अभी काफी समय है और बहुत आसानी के साथ में दोनों के बीच में ये गठजोड़ तालमेल बन सकता है। और ये बहुत ही, अगर ऐसा तालमेल बन गया तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अपने कैचमेंट एरिया में, अपने प्रभाव क्षेत्र में टक्कर मिलेगी। वरना क्या होगा कि गठजोड़ बना अपनी जगह रह जाएगा, लेकिन कोई टक्कर मिल पानी मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गठजोड़ अगर हम 4 लोग मिल जाएंगे तो भाजपा को बुरी तरह हरा दिया जाएगा, लेकिन भाजपा से 30 से लेकर 33 सीटें ये लोग छीन सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतना शुरू करती है जी, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश को जीतती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि किसान आंदोलन के प्रभाव में जब जाट वोट भारतीय जनता पार्टी से हटते हुए लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ जुगाड़ करके उनका यादव वोट बैंक अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया। तो एक हद तक जो जाटव वोट बैंक था मायावती का, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ। उसकी वजह से जाट वोटों की कमी की वहां भरपाई हो गई और भाजपा का नुकसान हुआ, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जिसका कि सब लोगों को लग रहा था कि भाजपा का नुकसान होने वाला है। अगर अभी भी मायावती अकेले चुनाव लड़ी, अभी आप जानती हैं कि सी वोटर में मायावती को 5% वोट दिखाया गया। तो अगर 5% वोट मायावती का रहा तो फिर मायावती की राजनीति का भी पतन होगा और साथ में विपक्ष की राजनीति का भी पतन हो जाएगा। तो विपक्षी राजनीति को अगर अपनी गोटी लाल करनी है, अगर भाजपा को टक्कर देनी है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर वो कुछ करके दिखाना है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती का अखिलेश, कांग्रेस और जयंत चौधरी के साथ आना बहुत जरूरी है। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की तरफ से मायावती के कानों में कोई आश्वासन फूंका जाना जरूरी है। कांग्रेस उनसे कहेगी कि आप अगर गठजोड़ में आएंगी और हम लोग अच्छा परिणाम अगर निकालते हैं तो सत्ता की जो केंद्रीय स्तर पर, दिल्ली स्तर पर संरचना बनेगी, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? देखिए, मायावती बहुत ही कठिन सौदेबाज है। उनको स्पष्ट रूप से चाहिए कि उनको बहुत ही बड़ी पोल पोजीशन मिलने वाली है और वो पोल पोजीशन देने का आश्वासन उन्हें कांग्रेस ही दे सकती है, क्योंकि केंद्र में अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो कांग्रेस ही उसके शीर्ष पे होगी। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी के तौर पे अब तक कांग्रेस 100 के करीब सीटें नहीं जीतेगी, तब तक तो मोदी सरकार को अपदस्थ नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस ही उस वक्त होगी पोल पोजीशन में और वही मायावती को उनकी अपनी इच्छित पोल पोजीशन दे सकती है।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और क्या लगता है आपको कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो फिर क्या सीन रहेगा? और अगर नहीं शामिल होती हैं, अगर इंडिया गठबंधन से अलग होकर मायावती चुनाव लड़ती है, तो क्या 10 लोगों को भी वो जितवा सकेंगी, जो उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर जीते थे? दलित मेरा अब कहना है कि मायावती को एक भी सीट नहीं आएगी। जिसको 5% 7% वोट मिलते हैं उसको कोई सीट नहीं मिलती। देखिए, मायावती को कोई भी सीट नहीं आएगी और उनकी राजनीति का पराभव शुरू हो जाएगा। ये मायावती के राजनीतिक अंत की शुरुआत होगी। इस चीज को मायावती भी समझती हैं। इसीलिए अब वो ये बयान नहीं देती हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। ये उन्होंने शुरू शुरू में दिया जी, था। आप बहुत दिनों से देख रही होंगी, मायावती ने सब कुछ कहा हो, कितना भी झगड़ा किया हो अखिलेश से, लेकिन ये बयान उन्होंने दोबारा नहीं दिया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। यहाँ तक एक बार वो ये भी कह चुकी हैं कि किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता राजनीति में, जी, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ संभल के बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा था। तो ये तो मायावती भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का मतलब होगा भाजपा की मदद और मायावती का खात्मा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुजन समाजवादी एक ऐसी समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी पृष्ठभूमि बाम सेफ से बनी। बाम सेफ जो है वो दलित ब्यूरोक्रेसी का संगठन है जो कांशीराम ने बनाया था। कांशीराम खुद भी कहते थे कि ये एक अदृश्य संगठन है जो पृष्ठभूमि में रहता है। ब्यूरोक्रेसी राजनीति में भाग नहीं ले सकती, लेकिन बसपा के आधार में दलित ब्यूरोक्रेसी है जो देश की एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। और एक बार दलित ब्यूरोक्रेसी के जो सरबराह हैं, उनके जो नियामक हैं, उनको अगर लग गया कि मायावती अपनी राजनीतिक भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही हैं, तो 2007 के बाद अब बहुत लंबा समय हो गया है, उन्होंने अभी तक कोई भी कमाल करके नहीं दिखाया, कोई तीर नहीं मारा, तो वो बहुजन समाज पार्टी को एक नया नेतृत्व देने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, मायावती के पास एक बंदा नहीं आएगा सलाम मारने के लिए। फिर तो वो चंद्रशेखर रावण, इस तरह के लोगों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। जी। तो सर फिलहाल तो यूपी में इस तरह की जो आपने कहा नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जिस एकता की बात इंडिया गठबंधन करता है वो दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच जुबानी जंग हो, आपने देखा ही है। और दूसरा ये यहाँ पर यूपी में भी इसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है, और बिहार में भी कुछ ऐसा ही सुनने को आ रहा है। तो क्या लगता देखिए, है सर कि बंगाल में तो मुझे यकीन है कि इंडिया गठबंधन एक ऐसी रणनीति पे काम कर रहा है जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के पक्ष में न जाने पाए। जो टीएमसी विरोधी वोट है वो किसी तरह बिखर जाए तो भाजपा उन वोटों को समेट ना पाए। देखिए, भाजपा बंगाल के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आतुर है, इसीलिए वो सीएए ला रही है। लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो भी कामयाबी मिली थी वो मथुआ वोटों के कारण, मथुआ समुदाय के वोटों के कारण मिली थी। और मथुआ समुदाय की शर्त ये थी कि आप सीएए लाइए। भाजपा अभी तक सीएए नहीं ला पाई, उसकी नियमावली बनाने में उसने इतना समय लगा दिया, तो मथुआ समुदाय भाजपा से खफा बैठा हुआ है वहां पर। 2 चुनाव में लगातार भाजपा को समर्थन देने के बाद में अगर भाजपा इस बार सीएए को लागू नहीं कर पाई तो मथुआ समुदाय भी भाजपा का समर्थन नहीं करेगा और भाजपा के पश्चिम बंगाल चुनाव में धुर्रे उड़ जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सीएए ला रही है। तो वहां पे ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है और मुझे लगता है कांग्रेस भी इस बात को समझ रही होगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि भले ही वहां पर कांग्रेस अलग लड़े, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़े और टीएमसी अलग लड़े, उससे मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई जो नुकसान होगा। अगर कांग्रेस कुछ जीतती है, सीपीएम कुछ जीतती है और टीएमसी जीतती है तो सारे के सारे सीटें तो इंडिया गठबंधन को ही मिलेंगी। इसलिए वहां पर तो रणनीतिक कोशिश चल रही है। जहां तक बिहार का सवाल है, मुझे नहीं लगता वहां किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी गठजोड़ होने में। गठजोड़ वहां पहले से मौजूद है, सब पार्टियां सहमत हैं। सवाल यह है कि सीटों का बंटवारा, उसमें आरजेडी और जेडीयू ने आपस में बैठ के पहले तय किया था कि हम 16 सीटों पर लड़ेंगे और 8 सीटें कांग्रेस और वाम दलों के लिए छोड़ देंगे। बाद में वो कहने लगे हम 70 सीटें लड़ेंगे और 6 सीटें इन दोनों के लिए छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर से मुझे लगता है कि वो एक आध सीट और कम लेकर बिहार में बहुत आसानी के साथ समझौता हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। जी।
सर, अब अगला सवाल हम करेंगे। जो देश के तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर एबीपी ने एक सर्वे किया था कल, सी वोटर सर्वे। और उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा जो मुद्दा है देश में, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से खेती का मुद्दा है, धार्मिक विद्वेष का मुद्दा है, इसको लेकर लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। तो क्या लगता है सर, लोग तो मान रहे हैं इसको कि बड़ा मुद्दा है, तो क्या विपक्ष इन मुद्दों को, इन चुनौतियों को मुद्दा बनाएगा? देखिए, वहां संदीप चौधरी के कार्यक्रम में ये सर्वे पेश किया गया और बड़े अच्छे तरीके से उसकी जो तालिकाएं, टेबल्स बना के पेश की गई, उससे तस्वीर निकल के आई, वो चौंका देने वाली तस्वीर है। हालत ये है कि महंगाई के सवाल पर समाज का हर तबका 80% से ज्यादा मानता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत लोग परेशानी में है। इसी तरह बेरोजगारी को तो महंगाई से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और उसके बाद में फिर अमीर और गरीब के बीच की खाई है, सामाजिक विद्वेष का सवाल है। इन चारों प्रश्नों के ऊपर देश में 75 से 80% लोग हर समुदाय के, यहाँ तक कि जब अमीर लोगों के बीच में सर्वे किया गया तो अमीरों का भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 70% का हिस्सा, वो भी मानता है कि ये चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसमें बहस का प्रश्न ये पैदा होता है कि मुद्दे अगर इतने महत्वपूर्ण है और जनता भी उनसे परेशान है, यहाँ तक कि सी वोटर के जो संचालक हैं यशवंत देशमुख, उन्होंने जनवरी में अपने ट्रैकर में एक सवाल जो उन्होंने पूछा था उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा, उन्होंने लोगों से पूछा तो 68% लोगों ने कहा, 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनकी महंगाई बढ़ गई है और उनकी आमदनी कम हो गई है। तकरीबन 32% लोगों ने ये कहा कि आमदनी कम नहीं हुई है लेकिन महंगाई उससे ज्यादा बढ़ गई है। तो ये चीजें बताती हैं कि देश की जनता काफी परेशान है और बदहाली का शिकार है। जी। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार का दावा है कि हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, ये सब दावे कागजी किस्म के दावे हैं और प्रचार के मकसदों से इन दावों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से ये सरकार द्वारा बोला गया झूठ है, इसको गोदी मीडिया बार बार दोहराता रहता है और इन झूठों की जांच नहीं होती कभी भी। ये पूरा सर्वे जो है सरकार के इन झूठों को बेनकाब कर देता है। मसला केवल यही है कि इतनी ज्यादा बड़ी संगीन समस्या होने के बावजूद भी ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? विपक्ष क्या इसको चुनावी मुद्दा बनाएगा? आपको ध्यान होगा कि बेरोजगारी के सवाल को तेजस्वी यादव ने पिछले बिहार विधानसभा में चुनावी मुद्दा बनाया था और इतना ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर जोर दिया और उन्होंने एक वैकल्पिक संख्या पेश की कि हम सत्ता में आ जाएंगे, जितने लोगों को नौकरी देंगे। नतीजा क्या हुआ कि वो भाजपा को चुनाव हराने की कगार पर पहुंच गए थे। जी। तो देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर जोर देने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो नया वोटर है, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है और जो 25-30 साल का है, नौकरी ढूंढते हुए उसे 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं, इसको कुछ कांग्रेस के शासनकाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो लगातार यही देख रहा है कि भाजपा पिछले 10 साल से शासन कर रही है। तो वो नया वोटर जो है उसको अपनी ओर खींचा जा सकता है और नया वोटर बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय होता है, बड़े उत्सुकता पूर्वक, उत्साह से वोट करता है। एक बार अगर उसके दिमाग में आ गया कि महंगाई बेरोजगारी की जिम्मेदार सरकार है, तो फिर वो नरेंद्र मोदी को वोट देने से पहले 10 बार सोचे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो एबीपी सी वोटर का सर्वे है, इसको संदीप चौधरी ने अपने कार्यक्रम में पेश किया। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष इसके ऊपर ध्यान दे और इन मुद्दों को प्रमुखता दे और इन मुद्दों के बारे में बोलना शुरू करे और थोड़ा सा चुनाव से पहले कुछ सड़कों पे पॉलिटिकल एक्शन भी हो जाए इस सवाल के ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसको बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर विपक्ष जो है इन मुद्दों को उठाएगा तो जाहिर तौर पर जनता के बीच जाएगा, तो इसका काफी ज्यादा फायदा भी होगा। फिलहाल क्या आपको लगता है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा इन सभी समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए काफी है बीजेपी के लिए? ये बीजेपी की कोशिश है। राम मंदिर का मुद्दा जज्बाती मुद्दा है और उसके लोगों को उससे हमदर्दी हो सकती है और होगी उससे हमदर्दी, लेकिन ये मानना कि लोग राम मंदिर की वजह से अपनी घटती हुई आमदनी को भूल जाएंगे, लोग राम मंदिर की वजह से अपने बेरोजगारी की समस्या को भूल जाएंगे। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा यह है कि
मुद्दे को अगर हम माने कि वो सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो जो सांप्रदायिक विद्वेष के सवाल में लोगों में बेचैनी है, वो बेचैनी नहीं होती। जब रामचंद्र जी का रामलला का मंदिर बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग फिर मुसलमान विरोधी भी हों जी। या मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार अगर हो रहा है, ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो अत्याचारों से उनको खुशी हो। ये सर्वे में तो ये निकल के नहीं आता। ये जो सांप्रदायिक विद्वेष जैसी समस्या के बारे में सवाल पूछा गया, तो स्पष्ट हो गया कि लोग रामलला के पक्ष में हो सकते हैं और हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान विरोधी भी है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जिस तरह से धार्मिक मुद्दा इसको बनाया तो जा रहा है राम मंदिर को लेकर, भाजपा सोच तो रही है कि सारा चुनाव इसी पर लड़ा जा सकेगा और इसके बाद जो है और सारे मुद्दे जो है वो फेल हो जाएंगे, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो। लेकिन इसको लेकर जो विपक्ष है वो भी कुछ खास तौर पर दिख नहीं रहा है सड़कों पर। जैसा कि आपने कई बार कहा है कि विपक्ष को काफी समय पहले से निकलना चाहिए था सड़कों पर और इसको लेकर आंदोलन करने चाहिए थे, तो आखिर विपक्ष इस पर कैसे पिछड़ गया है? देखिए, विपक्ष के, मैं तो ये मानता हूं कि विपक्ष में अगर कमियां ना होती तो फिर नरेंद्र मोदी 31% और 37% वोटों के दम पर इस देश पे हुकूमत न कर पाते। जी। समस्या तो है ही भाई, अगर 37% वोट भाजपा को मिलते हैं तो 63% वोट तो भाजपा के खिलाफ जाते हैं मोटे तौर पर, अगर माने इस बात को। तो उन 63% वोटों में से अगर 40% और 45% वोट अगर एक मंच पे लाए जा सके तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन विपक्ष न 2014 में ऐसा 2014 में हो पाया, ना 2019 में हो पाया। इस बार एक नई परिस्थिति पैदा हुई है कि विपक्ष ने अपनी एकता करने की कोशिश की है। उसकी एकता का सूचकांक 2019 के मुकाबले निश्चित रूप से बेहतर होगा। कितना बेहतर होगा ये हम लोगों को 20-25 जनवरी तक मालूम पड़ेगा। तो इस बार विपक्ष की एकता कुछ हो रही है। देखते हैं कि भाजपा विरोधी वोट विपक्ष एक मंच पे ला पाता है या नहीं ला पाता है, और इस वोट को एक मंच पे लाने के लिए जरूरी है कि वो महंगाई और बेरोजगारी और देश में जो अमीरी गरीबी का फासला बढ़ रहा है, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे, उसको अपने संयुक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अंग बनाए, उसको अपना केंद्रीय मुद्दा बनाए, अपने नारे इसी के इर्द गिर्द बढ़े, अपना चुनाव प्रचार इसी के इर्द गिर्द करे। ये बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इन सारे मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख ही रहे कि किस तरह से देश का माहौल चल रहा है और क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में जो मेन मुकाबला है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच है। ऐसे में देखना यही होगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाता है और जिस तरह की विद्वेष देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है विपक्ष के बीच में, क्या चुनाव से पहले वो सब कुछ ठीक हो पाएगा और क्या विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम मुद्दे हैं उनको, जो तमाम चुनौतियां हैं सरकार के सामने, उनको मुद्दा बनाएगा कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।